नमस्कार बच्चों। इस भाग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु गतिशील हो तो उसके प्रतिबिंब का वेग कैसे निकालते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब का वेग ऐसे कि मान लो ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु गतिशील है। अब ये वस्तु किसी कोण पर गतिशील हो सकती है, मान लिया थीटा कोण पर। अब इस वस्तु का जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि जितना आगे वस्तु होती है उतना पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा कहीं पर, तो उस प्रतिबिंब का वेग निकालना है हमको। ठीक है, अब बहुत सारी कंडीशंस लेंगे हम लोग। जैसे अभी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि अगर ये v है तो इस समतल दर्पण के तल के लंबवत एक वेग v cos थीटा होगा। ठीक है, इसके तल, चूंकि तल ये है, समतल दर्पण अगर ये है तो तल ये हुआ, तो इसके लंबवत 90 अंश पे, यही तो होगा ये लंबवत। एक वेग इधर भी होगा v sin थीटा, ये तल के अनुदिश या तल के समांतर होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जो दर्पण है स्थिर हो, मतलब रुका हुआ हो, मतलब दर्पण का वेग जो है 0 हो, या फिर दर्पण भी गतिशील हो। दर्पण भी तो गतिशील हो सकता है, मतलब उसका वेग जो है 0 के बराबर ना हो। तो बहुत सारी कंडीशंस होंगी, है ना। हम सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। या तो वो किसी कोण पे गतिशील होगी, वस्तु की बात कर रहे हैं, या तल के लंबवत गतिशील होगी, या तल के समांतर गतिशील होगी। अब इन सभी केसों के साथ दर्पण रुका हुआ हो सकता है या फिर दर्पण भी गतिशील हो सकता है। तो इन सभी स्थितियों में हम इस वस्तु के प्रतिबिंब का वेग निकालेंगे। मान लो किसी समय t बराबर t पर हम देखें, किसी समय t पर हमने देखा तो वस्तु यहाँ पर थी, मान लो x दूरी पर। अभी जस्ट समझाने के लिए आपको, है ना, अभी आगे चलते हैं, डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे। हम मान लिया किसी समय t पर ये x दूरी पर था, तो x दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब होगा किसी समय t पर देखे तो। अब अगर उसी समय पर ये वेग v था, ये v sin थीटा था, ये v cos थीटा था, तो ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है I, उसका वेग निकालना है हमको कि कितना होगा। ठीक है, दर्पण रुका हुआ हो सकता है या दर्पण भी गतिशील हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको क्या करने वाले हैं हम लोग इस पार्ट में। ठीक है, ये हेडिंग लिख लो, डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, कोई आवश्यक नहीं है डायग्राम अभी, क्योंकि ये जस्ट एक ओवरव्यू है पूरे लेक्चर का, है ना, कि इतनी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं इस पार्ट में। सवाल इससे ज़्यादा टफ नहीं आया है, सिंपल सा आया है। कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे वेग का वेग, यहाँ तो हम वेग की गणना करने वाले हैं, और वेग है एक सदिश राशि। तो अपनी जो हेडिंग है उसको वेग आप हटा ही दो, सदिश का घटक निकालना पढ़ लेते हैं, है ना। वो सबके लिए हो जाएगा, बल के लिए भी, क्योंकि आप जब एनएलएम पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, तो वहाँ पे घटक निकालना आपको ने सीखा है। यहाँ पे भी आपको घटक निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर दें जल्दी से। तो सदिश का घटक कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये एक सदिश है। अब यहाँ पे हम वेग की बात करेंगे तो ये वेग ही मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। ये कोई वस्तु है जो क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए
5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। तो अब हमको निकालना क्या है, इस वस्तु का ये जो वेग है इसके वेग घटक निकालने हैं। इसके वेग के दो घटक होंगे, अनुदिश वाला और लंबवत वाला। वो परिस्थिति के आधार पर बदल जाता है कि हम किस परिस्थिति में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे समतल के लिए बात करेंगे तो ये लंबवत हो जाएगा, ये अनुदिश हो जाएगा, है ना, आप समझ गए। मतलब इसका हमको घटक करना है, ठीक है। तो अब ये आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये वाला जो घटक होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की बात नहीं करेंगे क्योंकि परिस्थिति में वो बदल जाते हैं, है ना। कभी अभी यहाँ हम इसको क्षैतिज बोल देंगे और अगर समतल दर्पण ऐसे ले लेंगे तो फिर समतल दर्पण के तल की ये लंबवत वाला घटक हो जाएगा, है ना, समझ गए आप। तो मतलब यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं बोलते, आप समझ जाना। तो अगर ये कोण थीटा है तो जो कोण से सटा हुआ जो घटक निकलेगा, जो कोण से सटा हुआ मतलब ये वाला जो घटक निकलेगा वो कॉस में निकलता है, कॉस थीटा। थीटा 30 अंश है और ये मान लिखते हैं। तो ये हुआ 5 और ये हुआ कॉस 30, ये हुआ 5 कॉस 30 कितना होता है, √3/2। सही लिख रहा हूँ। तो अब ये हम निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार ये वाला जो घटक जाता है ये जाता है साइन में, थीटा। थीटा मतलब कितना, 30 अंश, और साइन 30 जानते हो आप 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार घटक निकालते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन कर लो, जल्दी से घटक निकाल दो उनका। इसका घटक निकाल दो। इसका परिमाण ले लो 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे हम वेग की ही बात कर रहे हैं, है ना। इसका घटक निकालो, इसको हटा दें। घटक निकालना जानते हो आप, जल्दी से निकाल लो। अभी थोड़ा रिवीजन कर लो ताकि सवाल में हम फिर जल्दी से कैलकुलेशन करते आगे बढ़ते चलें। तो अब देखो, घटक निकालने के लिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जो दो राशियां, जो घटक आने वाले हैं, जो दो घटक आने वाले हैं इस दी गई सदिश के लिए, वो सदैव लंबवत होंगे। दोनों घटक सदैव लंबवत होंगे, पहली बात याद करो, दोनों घटक सदैव लंबवत होंगे। दूसरी बात कि ये जो मेन राशि दी गई है वो सदैव उन दोनों घटकों के बीच से जाएगी, इन दोनों घटकों के सदैव बीच से जाएगी, और ये दोनों घटक होंगे 90 अंश। तो अब ये दोनों 90 अंश पे हैं और ये बीच से जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला कॉस लगा वाला कॉस जाता है, मान कितना है 2 कॉस 53 अंश, और ये कितना जाएगा 2 साइन 53 अंश। ये हो जाएंगे अपने घटक। अभी साइन 53 कॉस 53 का मान आप याद कर लो, अब फिजिक्स में आपको बहुत यूज होने वाला है इसका। अगर ये कोण 37 अंश हुआ तो ये भुजा 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी। याद कर लो, 37 तो ये 3 4 5। तो अब यहाँ से आप साइन 37 लिख सकते हो। साइन 37 कितना होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस 37 कितना होता है, आधार बटा कर्ण। tan 37 कितना होता है, लंब बटा आधार। अब इसी प्रकार बाकी के भी लिख सकते हो आप। तो ये आप याद कर लो कि अगर ये 37 अंश का कोण है तो ये सामने वाली भुजा 3, ये 4, ये 5। अब निकाल सकते हो। यहाँ पे 53 अंश की बात कर रहा है। अगर ये 53 अंश हुआ, अगर ये 53 अंश हुआ तो ये भुजाएं पलट जाएंगी। पलटने का मतलब ये 4 ये 3, इसके सामने वाली भुजा 4, ये वाली भुजा 3, ये वाली 5। तो अब यहाँ से आप साइन लिख दो, साइन 53 लंब बटा कर्ण, कॉस 53 आधार बटा कर्ण, tan 53 भी लिख दोगे लंब बटा आधार।
वास्तव में यही तो है, देखो ये तो 90 होता है, ये 37 हुआ तो ये 53 हो गया, और अगर ये 53 है तो ये सामने वाली भुजा 4। इसी डायग्राम को हमने अलग से बना दिया है। बस बात समझ में आ रही है आपको? तो ये मान आपको याद होने चाहिए। अब अगर देखो, अगर 37, क्योंकि 37 छोटा होता है तो सामने वाली भुजा 3 3 4 5, 53 बड़ा होता है, सामने वाली भुजा 4 4 3 5। अब आप साइन 53 कितना होगा, लंब बटा कर्ण, तो 53 के लिए सामने वाली भुजा 4 जो कि लंब हो गई तो 4/5। कॉस के लिए आधार बटा कर्ण मतलब 3/5। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अब यहाँ पे ये मान रख के सॉल्व कर लेना, इसका वेग घटक आ गया, कॉपी कर लो इसको, ये मान याद होने चाहिए। तो घटक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिस भी सदिश का घटक करना है उसके टेल को पकड़ो। किसको पकड़ो, पूंछ पकड़ो, उसके टेल को पकड़ो। चलो एक उदाहरण और करते हैं, फाइनली लास्ट वाला। ये एक सदिश है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड वेग ही दिया है, और ये कोण दिया है 37 अंश का। इसके आपको घटक निकालने हैं। तो घटक निकालने के लिए मैंने क्या बोला, घटक वाली जो दोनों राशियां हैं परस्पर लंबवत होंगी, मतलब उनके बीच का कोण 90 होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो राशि है, जिस राशि का आप घटक निकाल रहे हो, ये सदैव इन दोनों राशियों के बीच से जाएगा। क्योंकि अगर इस पे आप मान लो लंबवत दो राशि ढूंढ रहे हो, तो एक ऐसा बना दो, एक ऐसा बना दो, है ना, या एक ऐसा बना दो, एक ऐसा बना दो, ये है ना लंबवत। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये वाली राशि बीच से जाना चाहिए। मतलब अगर एक ये होगा तो एक ये होगा। इतनी बात समझ में आई? मतलब करना क्या है आपको, जिस भी राशि का घटक निकालना है उसकी पूंछ को पकड़ो, इसको टेल को पकड़ो। इस राशि का घटक निकालना था, ये इसका हेड है, ये टेल पे गए। अब टेल से दो सदिश ऐसे खींचो जो दोनों आपस में लंबवत हों, पहली बात। दूसरी बात, जिनके बीच से जाए, ये हो गया काम। अब ये जो कोण है, तो कोण से सटी वाली भुजा कॉस में और दूसरी वाली भुजा साइन में। बस ये मान है 5, ये साइन में जाएगा ना, साइन 37, और ये हुआ 5 कॉस 37। अब देखो ये कैसे लिखते हैं, ये 5 हुआ। अब साइन 37 होता है छोटा, मतलब सामने वाली भुजा 3 जो कि लंब हुई, और साइन होता है लंब बटा कर्ण, चूंकि 37 है तो 3 4 5। कॉस 37 सामने वाली भुजा छोटी 3 जो कि लंब हुई, तो आधार बचा 4। घटक करना सीख गए, कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। घटक निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए हम इसका रिवीजन करा रहे हैं आपको। क्लियर है? एक चीज की और आवश्यकता पड़ने वाली है, दिशा मानना। आप जब काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे 11th में, गतिकी पढ़ रहे थे, तो वहां पे जब गुरुत्व के अधीन गति पढ़ रहे थे, वही ले लेते हैं, तो वहां पे आपने जब समीकरण लगाई होगी S = UT + ½ AT², याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे ये S विस्थापन होता था जो कि सदिश राशि है, U प्रारंभिक वेग जो कि सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। तो इस समीकरण में, या जो और दो समीकरण है गति के, इन सभी समीकरणों में हम इन सभी के मान चिन्ह सहित रखते थे। याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों के समीकरण में हम मान चिन्ह सहित रखते हैं, दिशा देखते हैं और दिशा के आधार पर चिन्ह बताते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना होता है कि यदि एक दिशा आपने पॉजिटिव मान ली तो उसकी विपरीत वाली दिशा नेगेटिव हो जाएगी। बस अगर हम नीचे वाली दिशा को पॉजिटिव मान लिए तो ऊपर वाली नेगेटिव। आप कहो नहीं मैं तो ऊपर वाली दिशा को नेगेटिव मानूंगा, तो ऊपर वाली को नेगेटिव मानोगे तो नीचे वाली पॉजिटिव हो गई। बस अगर आप लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, इस वाली दिशा को पॉजिटिव मानोगे तो जो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। दिशा मानना आसान है ना, बस मानना ही है। ये दिशा धनात्मक तो ये दिशा ऋणात्मक, बस जस्ट विपरीत। एक दिशा आप मान लो। अब ये है कि एक सवाल जब सॉल्व करोगे आप तो उसमें एक ही बार ही दिशा मानना है, फिर दिशा बदलना नहीं है। अगर आप अगर नीचे वाली दिशा को धनात्मक मान लिए हो तो पूरे सवाल में आप इसी दिशा को फॉलो करोगे, नीचे वाली को धनात्मक मानोगे, ऊपर वाली को ऋणात्मक मानोगे। दूसरे सवाल में आप बदल सकते हो,
ऊपर वाली को निगेटिव मान लो तो नीचे वाली धनात्मक। अच्छा, ये तो वही बात हो गई थी, है ना। बात समझ में आई आपको कि एक दिशा अगर धनात्मक मान लिया आपने तो उसकी विपरीत वाली ऋणात्मक हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे विस्थापन अगर ऊपर हो रहा होता, विस्थापन अगर ऊपर, चलो हम ये वाला मानते हैं, ये दिशा मानते हैं। अगर विस्थापन ऊपर हो रहा था, मतलब हम कोई पत्थर ऊपर फेंके हैं ऊर्ध्वाधर, पत्थर ऊपर जा रहा है, मतलब वो इस दिशा में बढ़ रहा है आगे, इस दिशा में विस्थापन तय कर रहा है, मतलब ये वाली दिशा हमने धनात्मक मानी है। तो अब इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन हमको जहां भी रखना होगा हम धनात्मक रखेंगे। मान लो 5 मीटर था तो s की जगह +5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली दिशा हमने धनात्मक मान ली और विस्थापन यहाँ से पत्थर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर चल रहा है ना, ये विस्थापन ऊपर तय किया जा रहा है, इसलिए धनात्मक हो जाएगा। अब प्रारंभिक वेग, अब मान लो वो बोल रहा है ऊपर ही तो फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग u की दिशा भी ऊपर है, तो यहाँ मान लो 2 मीटर से भेजा, 2 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंका, तो +2 रखेंगे किसी समय, मान लो t, +½ × a। अब देखो हम जानते हैं यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे होगा, गुरुत्वीय त्वरण नीचे होगा, मतलब ऊपर वाली दिशा हमने प्लस मानी है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे है, मतलब ये माइनस में लेंगे। अब g का मान जितना भी होगा 10 होता है, लेकिन अगर मान लो कुछ त्वरण भी बता देता कि नीचे इतना त्वरण लग रहा है, तो उसको हम माइनस के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली दिशा हमने धनात्मक मानी है, तो नीचे वाली दिशा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक × t²। ये बेसिक सी बात है जो आप 11th में पढ़ के आए हो, लेकिन आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, है ना, कि दिशा मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें जो कन्फ्यूजन होती है, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो इसमें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक दिशा आपने यदि धनात्मक मान ली तो उसकी विपरीत वाली ऋणात्मक हो जाएगी, उसकी विपरीत दिशा, और यदि उसी दिशा को आपने ऋणात्मक मान ली तो उसकी विपरीत वाली दिशा जो है वो धनात्मक हो जाएगी। क्लियर है? ये छोटी सी बात है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं यहीं पे, सापेक्ष वेग का, क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष वेग की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। सापेक्ष वेग भी आप वहीं पे पढ़ के आए हो, है ना, काइनेमैटिक्स में ही। तो ये जो VAB है, इसको हम लोग पढ़ते हैं B के सापेक्ष A का वेग, A का वेग, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो, A का वेग B के सापेक्ष। बात समझ में आ गई? मतलब ये B के सापेक्ष है A का वेग। अभी इसको आप सेंटेंस में कैसे भी लिख दो, पहली बात। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है VA - VB, क्योंकि फार्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सदिश लगाया है मैंने, है ना भाई, सदिश मैं ऐसे ही लगाता हूँ, सीख लो आप। चलो आपके लिए अभी शुरुआत है तो ऐसे एक बार लगा देता हूँ। तो VAB का फार्मूला क्या है? VA - VB। ये है A का वेग, ये है B का वेग, ये है B के सापेक्ष A का वेग। अगर पहली बात तो ये समझ में आया, अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इसी एक लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VAB = VAG - VBG। अभी ये G क्या आ गया? ये G है ग्राउंड, ग्राउंड मतलब धरती, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष। अगर कोई भी बात, अगर ये VA है, मतलब ये पृथ्वी के सापेक्ष बात की गई होगी, तो आप ये G लिखो या ना लिखो, क्योंकि सवाल में ध्यान रखना, आप हो सकता है ये G लिखा हुआ मिले या हो सकता है ये G लिखा हुआ ना मिले। तो अगर VA टोटल लिखा है तो समझ जाना ये ग्राउंड के सापेक्ष है। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला लिख लो और याद कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सापेक्षिक वेग भी हो गया। अभी आपको सदिश का परिणामी निकालना देख लेते हैं, फाइनली लास्ट वाला कर लो। अभी पुराने कॉन्सेप्ट है। सदिश का, 2 सदिशों का परिणामी निकालना भी जानते हो आप। अगर 2 सदिश थीटा कोण पर हैं, मान लो ये सदिश A है, ये दूसरा सदिश B है, ये थीटा कोण पर हैं, तो इनका जो R होगा, जो परिणामी सदिश होगा, उसका जो परिमाण होगा वो होगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। ये फॉर्मूला जानते हो आप? ठीक है, लिख लो। लिख लिया।
अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या था कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसका प्रतिबिंब भी गतिशील होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसका वेग निकालना है अपना मेन कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? शुरू कर दें, चलो। तो केस 1 ले लें हम लोग, टाइप 1 बोल दो, कुछ भी बोल दो, परिस्थिति है ये नंबर 1। क्या हो सकता है? हम दर्पण को स्थिर मान लिए। इस केस 1 को, केस 1 का पहला पार्ट ये दर्पण जो है स्थिर है। दर्पण स्थिर है मतलब दर्पण का जो वेग है ये 0 है। ये m मतलब मिरर और ये v है, तो Vm बोले या फिर Vmg बोले, अगर कुछ नहीं बोल रहा है आप समझ रहे हो, ग्राउंड के सापेक्ष बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये दर्पण रुका हुआ है, स्थिर मतलब इसका वेग। अब ये जो वस्तु है ये दर्पण के तल के समांतर, तो केस 1 में आप हेडिंग लिख सकते हो कि जब वस्तु दर्पण के तल के समांतर या अनुदिश भी बोलते हैं इसको, गतिशील हो। पहला केस क्या पढ़ रहे हो आप लोग कि जो वस्तु है वो दर्पण के तल के समांतर या फिर अनुदिश, ये है दर्पण, तो दर्पण का ये हुआ तल, तो अब इसके अनुदिश इस दिशा में इसके समांतर गति कर रही है। ठीक है, तो अगर इस वस्तु का वेग v हुआ, ये v ऑब्जेक्ट o है, इसको v o मान लो आप लोग, और v o दिया गया है v मान लिया हमने। v o मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का वेग जो कि v मान लिया हमने। तो अब ये जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो भी कितना होगा? v ही होगा। अगर वस्तु दर्पण के तल के अनुदिश गतिशील है, अगर वस्तु दर्पण के तल के अनुदिश या समांतर गतिशील है तो प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब का वेग सदैव वस्तु के वेग के बराबर होता है, चाहे दर्पण गतिशील हो या रुका हुआ हो, चाहे दर्पण गतिशील हो या स्थिर हो। इतना कॉपी कर लो। हमने ये देखा पहले केस में कि जो वस्तु है वो दर्पण के तल के अनुदिश गतिशील है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो सदैव वस्तु के वेग के बराबर होगा। वेग के, इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर सकते हो, सदैव वेग के बराबर होगा, चाहे दर्पण गतिशील हो या फिर स्थिर हो। दर्पण चाहे गति कर रहा हो या रुका हुआ हो। ठीक है, ये सेंटेंस लिख लो। ये उदाहरण के लिए उदाहरण डाल के, ये ए नंबर में उदाहरण के इसको बना लो। वस्तु का वेग दिया गया था v, प्रतिबिंब का वेग निकालना था यहाँ पे, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बोल देंगे प्रतिबिंब का वेग भी कितना होगा? v। क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु है तल के अनुदिश या समांतर गति कर रही है। कॉपी कर लो।
पहले ये सेंटेंस लिखना था, फिर ये ए नंबर डाल के ये डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लिया। अब अलग अलग बना दें। चलो बी नंबर में ये वस्तु, ये भी तो हो सकता है कि वस्तु जो है नीचे गतिशील हो, अभी भी है। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के बराबर होगा। और आप ये जानते हो कि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। तो अब अगर हमने कहा कि वेग बराबर होगा, मतलब अगर ये v वेग से इस दिशा में गति कर रही है नीचे, तो प्रतिबिंब जो है v वेग से नीचे गति करेगा, क्योंकि दिशा भी वही होगी इस दिशा में। मतलब इसी दिशा में नीचे अगर वस्तु गति कर रही है तो प्रतिबिंब भी नीचे ही गति करेगा, और प्रतिबिंब का वेग भी कितना होगा, v। बात समझ में आई। आगे हमने लिखाया था चाहे दर्पण गतिशील हो या रुका हुआ हो। यहाँ पे तो हमने दर्पण को रुका हुआ माना है। आप चाहो तो इसको कितना भी वेग दे दो, किसी भी दिशा में वेग दे दो, ये दोनों बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो बी नंबर में पहले ये डायग्राम बना लो। हम इसी डायग्राम में चेंज करते जाएंगे सारी कंडीशन। बी बना लिया, सी बना दें। जो दर्पण का वेग है यहाँ पे, इस बार ये सी नंबर है, ये भी गतिशील है। दर्पण गतिशील है। चलो दर्पण भी मान लो नीचे इसी दिशा में गतिशील है। Vm बराबर मान लो 2v है। मतलब वस्तु अगर v से गति कर रहा है तो इसी दिशा में, वेग की दिशा में ही दर्पण 2v वेग से गतिशील है। तो हमने उसमें लिखाया कि चाहे दर्पण गतिशील हो या रुका हुआ हो, या किसी भी दिशा में गतिशील हो, या कितने ही वेग से गतिशील हो, अभी भी इस प्रतिबिंब का वेग उतना ही होगा। ये दर्पण चाहे नीचे गति करे, या अगले वाले डी वाले पार्ट में आप इसको ऊपर गति करा दो, कितना भी वेग दे दो। ये डी वाला पार्ट है, सी वाला बना लेना, फिर डी वाला बनाना। कितना भी वेग दे दो, अगर वस्तु इस दिशा में है तो प्रतिबिंब भी इसी दिशा में गति करेगा। ठीक है, आप कहो नहीं ये डी बना लिए, ई के लिए मैं बता रहा हूँ। ये हर एक पार्ट बना लेना, आपको इन पार्ट बनाए रखोगे तो आपको आइडिया रहेगा। आप कहो नहीं दर्पण को मैं किसी कोण पे गति करवाऊंगा, थीटा कोण पर वी वेग से दर्पण को गतिशील करा दिया हमने। ये दर्पण जो है ना, ये यहाँ पे कुछ ऐसे गति कर रहा है, ऐसे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी प्रतिबिंब का वेग वही होगा, वस्तु के वेग के बराबर। वेग मैं बोल रहा हूं, मतलब परिमाण भी वही, दिशा भी वही। ठीक है, इसको बना लो ई पार्ट में। अब ये जो इस तरफ गति करवाए हो दर्पण को, इस दिशा में गति करवा दो, या इस दिशा में गति करवा दो। ये बना लिया। एक और लास्ट कर लेते हैं बस, एफ डाल लो नंबर। मान लो दर्पण को इस दिशा में हमने वेग दे दिया, कितना, v दे दिया, अभी भी प्रतिबिंब का वेग वही होगा। मतलब दर्पण को किसी भी दिशा में कितने ही वेग से, कितने ही कोण पे आप गति करवा दो, अगर वस्तु दर्पण के तल के अनुदिश गति कर रही है, वस्तु दर्पण के तल के अनुदिश या समांतर गति कर रही है, तो जो प्रतिबिंब का वेग होगा वही वस्तु का वेग होगा, जो वस्तु का वेग होगा वही प्रतिबिंब का वेग होगा। बात समझ में आ गई। चलो एक छोटा सा उदाहरण करके आगे बढ़ जाते हैं। यही पार्ट ले लो, यही वाला ये आपका नया उदाहरण। ये जितने भी पार्ट, जितने भी डायग्राम्स बनाए आप A to F, इसको ये याद रखने में आपकी मदद करेंगे। मान लो अब यहाँ पे थोड़ा परिमाण ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। Vm ये डायरेक्शन बता रहा है कि दर्पण इस दिशा में गति कर रहा है, कितने से, 2 मीटर प्रति सेकंड से। ये जो Vo दिया है मान लो 3 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और जो Vi है वो आपको निकालना है।
सवाल समझ में आ गया होगा आपको। सवाल ऐसे बोलेगा लैंग्वेज के रूप में कि एक वस्तु दर्पण के तल के अनुदिश चित्रानुसार या फिर नीचे -y में 3 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, या यहीं पे वो क्या कर सकता है 3 जे कैप। आप समझ जाओगे जे कैप y माइनस की वही दिशा बताता है, नीचे हो जाएगा। कहेगा दर्पण जो है +x दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, ऐसे बोल देगा वो, है ना। ये आई जे लिख के वो डराएगा। कहेगा प्रतिबिंब का वेग बताओ। अब वो प्रतिबिंब का वेग पूछेगा, ध्यान रखना वेग मतलब आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे भैया ये दर्पण किसी भी दिशा में कितने भी कोण पर कितने ही वेग से गतिशील हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का वेग है वो दर्पण के समांतर या दर्पण के तल के अनुदिश है। तो अगर वस्तु दर्पण के तल के समांतर या अनुदिश गतिशील है तो जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो वस्तु के वेग के बराबर होगा। अब ध्यान रखना यहाँ वेग की बात कर रहा हूँ, वेक्टर लगा दो। अगर ये -3j है तो ये भी -3j होगा। मतलब अगर वस्तु इस दिशा में तो प्रतिबिंब भी इसी दिशा में। कर लो कॉपी। सवाल कैसे दे सकता है, ऐसे IJK के रूप में कर लिया कॉपी। अभी यहाँ सिर्फ जे दिया था, वो आई भी लगा देगा तो कोई डरने की बात नहीं है। आप देखो कि वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, दर्पण के तल के अनुदिश या दर्पण के तल के समांतर। कॉपी कर लिया। देखो ये वाला सिंपल वाला केस था, इसलिए हमने इसका डेरिवेशन नहीं किया, इतने उदाहरण के माध्यम से आपको बता दिया। अब हम लेंगे दूसरा केस, और दूसरा केस ये है कि जब वस्तु दर्पण के तल के लंबवत गतिशील हो, वस्तु दर्पण के तल के लंबवत गतिशील हो। यहाँ पे हम डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मिलने वाला है, वो आपको याद रखना है। ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के तल के लंबवत। हेडिंग पहले लिख लो आप। जब वस्तु ऑब्जेक्ट, जब वस्तु दर्पण के तल के लंबवत गतिशील हो। तल के लंबवत गतिशील होने का मतलब ये है दर्पण का तल, दर्पण ऐसे है दर्पण, तो ये हुआ तल, इसके लंबवत मतलब यूं, ये हुआ तल, इसके लंबवत मतलब इस दिशा में। ये वाला कोण कितना है 90 अंश का। इतनी बात समझ में आई आपको। ये एक वस्तु है, वो दर्पण के तल के लंबवत मान लो VO वेग से गतिशील है, ठीक है। हम दर्पण का वेग ले लेते हैं VM, दर्पण का वेग लेते हैं VM, और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का इतनी ही दूरी पर। चूंकि ये गणना मान लो हम किसी समय t पर देखें, जब हम किसी समय t पर ये सिस्टम को देखें तो ये जो वस्तु था इस दिशा में गतिशील कर रहा था, उसकी उस समय पे जो दूरी थी XO थी। x क्या होता है, विस्थापन मान लिया हमने। तो यहाँ पर किसी समय t पर हम जब देखें तो वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी थी XO। अब ये विस्थापन है, चूंकि ये सदिश राशि में हम ले रहे हैं, चूंकि हम वेग की गणना कर रहे हैं तो विस्थापन ले रहे हैं। इसी प्रकार ये जो इसका प्रतिबिंब बनेगा O का, उसी समय पर जब हम ये देखें तो इसका विस्थापन XI था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान, इतना समझ में आ गया? ये हेडिंग लिख लिया, ये डायग्राम बना लिया। इस दर्पण का वेग हमने VM मान लिया है, ठीक है। आगे चले, इसको लिख लिया, इसको हटाना है, लिख लिया। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, XO
इज इक्वल टू एक्स आई। ये विस्थापन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये सही होगा कि गलत होगा, थोड़ा सोचो। विस्थापन है एक सदिश राशि। अभी ये एक्स ओ, चूंकि विस्थापन यहाँ पे हम दर्पण के सापेक्ष देखेंगे, दर्पण के साथ वस्तु की दूरी देखी जाती है और प्रतिबिंब की दूरी देखी जाती है। तो दर्पण से अगर हम इस समय पर वस्तु की दूरी देखने चलेंगे, चूंकि विस्थापन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर विस्थापन देखने चलेंगे तो हमको इस दिशा में चलना पड़ेगा। ये हम विस्थापन नापने चल रहे हैं दर्पण से वस्तु का, तो इस दिशा में चलना पड़ा। और अगर हम प्रतिबिंब का विस्थापन नापने चले तो हमको इस दिशा में चलना पड़ा। मतलब अगर इतना बात तो हमको समझ में आ गई कि ये जो विस्थापन चूंकि एक सदिश राशि है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अभी हमने यही कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सदिश की बात कर रहे हो आप, तो एक दिशा को यदि धनात्मक मानोगे तो दूसरा ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ चूंकि विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो यहाँ पे इन सभी के मान, दोनों विस्थापन के मान हमको चिन्ह सहित रखना है। तो अब अगर हम इस विस्थापन को नेगेटिव मानेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यदि उसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव, उसको नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। समझ गए ना आप? तो किसी एक को आप पॉजिटिव या किसी एक को पॉजिटिव मान लो, एक्स ओ को पॉजिटिव मान लिया, तो वो वाला नेगेटिव हो गया अपने आप। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर चाहो आप तो एक लाइन ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम जोड़ दो। अभी मैंने ये बात बोली थी आपको कि ये चीज़ें हो सकता है सवाल में ना लिखे जाएं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ग्राउंड के सापेक्ष विस्थापन नहीं ले रहे हैं, यहाँ तो हम दर्पण के सापेक्ष ले रहे हैं ना। और ये सभी बात जानते हैं कि जो विस्थापन ली जाएगी ये दर्पण के सापेक्ष ली जाएगी, इसलिए यहाँ पे एम लिखा है, फॉर मिरर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ये जो समीकरण मिला हमको, इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। टी के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन का जो अवकलन होता है मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर। अब विस्थापन परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन, वही तो होता है क्या? वेग। तो टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो ये जो विस्थापन था उसका अवकलन करोगे, सीधा वेग लिख दूं मैं, एक लाइन आगे फास्ट नहीं, यहाँ पे ये लाइन लिख सकता था मैं कि डी डी एक्स ऑफ ये डी डी एक्स ओ एम बाई डी टी, यही तो मतलब होता है अवकलन में, यही तो लिखते हैं ये वाली लाइन के लिए। अब यही विस्थापन का जो अवकलन है लिख देता हूँ। बराबर माइनस। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि माइनस का अवकलन प्लस हो जाएगा, नहीं, माइनस का अवकलन माइनस ही होगा। दिमाग में बात ये आ सकती है जिसने अवकलन जैसा शब्द पहली बार तो नहीं, भूला बिसरा जो होगा। इतना लिख लो, फिर हम उस डायग्राम को हटाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लो, लिख लो। डायग्राम हटा दें। विस्थापन का अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, तो यहाँ वी ओ एम मिल जाएगा, माइनस हो या ये आई मिल गया। ठीक है। अभी एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये फार्मूले क्यों बताएं, धीरे धीरे आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब रखो यहाँ पे वैल्यू रखो,
ओ एम है, यहाँ पे ए बी था तो ए माइनस बी, तो यहाँ ओ माइनस एम, मतलब वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी आई माइनस वी एम। अब यहाँ पे ये जो आई है वी आई ये ग्राउंड के सापेक्ष है, ये जो वी एम है ये वी एम जी है ग्राउंड के सापेक्ष। अब देखो ये माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो एक लाइन लिख दूं, ये मैंने सदिश बनाया है, आप समझदार तो हो ही गए होगे। अब इस वी एम को उठाकर इधर लाओ और इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो यहां होगा 2Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI। तो यहां से जो Vm मिलने वाला है वो मिलेगा VO प्लस VI बटा 2। ये है अपना फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये लंबवत वाली स्थिति के लिए है। लंबवत मतलब दर्पण के तल के लंबवत जब वस्तु गतिशील होती है VO वेग से, प्रतिबिंब वेग गतिशील होगा VI वेग से, दर्पण गतिशील होगा VM वेग से। बात समझ में आ रही है? या फिर दर्पण रुका होगा तो यहाँ पे Vm की जगह हम रख देंगे 0। अभी आगे देख लेते हैं वो केस स्पेशल लेके, इतना कर लो कॉपी। तो ये फार्मूला याद रखना है, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये लंबवत वाली स्थिति है, क्योंकि समांतर वाली स्थिति के लिए आपको कोई फार्मूला नहीं दिया गया। आपको सीधा बोला गया कि जिस दिशा में वस्तु गतिशील है उसी दिशा में प्रतिबिंब को भी गतिशील करवा दो उतने ही वेग से। ठीक है, दर्पण किसी भी दिशा में कितने ही कोण पर कितने ही वेग से गतिशील हो। दूसरा मार्कर ले लें। तो अब यहां पर यदि Vm को 0 ले लें, उसके आगे साल करना है आपको। Vm को हमने 0 ले लिया, Vm 0 मतलब दर्पण स्थिर है, दर्पण रुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण रुका हुआ है। तो अब ये 0 यहां पे रखोगे तो मिलेगा 0 इज इक्वल टू VI प्लस VO बटा 2। ये यहां तिर्यक गुणा 0 हो गया और ये 1 जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, मतलब यहां से सीधा सीधा मिला VI बराबर माइनस VO। इतना लिख लो, फिर डायग्राम बना के हम समझाते हैं। इसको लिख लिया है, इसको हटा दें। लिख लिया उसको। देखो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी ओ, और माइनस चिन्ह क्या बताता है, दिशा। सदिश में जब माइनस आ जाए तो मतलब वो दिशा बता रहा है। और देखो वेग दोनों बराबर है, परिमाण, वेग का परिमाण बराबर, दिशा विपरीत। माइनस मतलब अगर ये बाएं से दाएं तो ये दाएं से बाएं, ये ऊपर से नीचे तो ये नीचे से ऊपर। ठीक है, मतलब अगर 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 क्या, अगर का मतलब चूंकि लंबवत ही गतिशील हो रही है ना वस्तु, वस्तु दर्पण के तल के लंबवत गतिशील हो रही है, मतलब वस्तु तो इस दिशा में गतिशील हो रही है, हो सकता है इस दिशा में गतिशील हो, ये भी तो तल के लंबवत वाली गतिशील स्थिति है। ये भी तो देखो, अगर वस्तु इस दिशा में गतिशील है, ये वाली अवस्था भी तो लंबवत वाली ही है। इसको हम उदाहरण में कर लेंगे। बात समझ में आई आपको? हम मान ले रहे हैं कि इस वाली स्थिति में वस्तु इस दिशा में गतिशील है दर्पण की ओर, वहां पे दर्पण से दूर की ओर वस्तु गतिशील थी। ठीक है, वो हम सवाल में कर लेंगे अभी।
तो अगर इस दिशा में वस्तु गतिशील है VO से, तो VO V मान ले यदि, तो जो प्रतिबिंब होगा इस दिशा में गतिशील होगा, और प्रतिबिंब के जो वेग का परिमाण होगा, वेग का परिमाण, यहां पे वेग का परिमाण माना है हमने, वो कितना होगा, वो भी v होगा। मतलब वस्तु अगर इस दिशा में गति कर रही है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रतिबिंब इस दिशा में गति करेगा 2 मीटर प्रति सेकंड से। देखो दिशा बदल गई ना, वस्तु इस दिशा में गतिशील है, प्रतिबिंब इस दिशा में गतिशील है, वस्तु इस दिशा में और प्रतिबिंब इस दिशा में, दिशाएं विपरीत हो गई, मतलब एक के सामने माइनस लगा है और दोनों के परिमाण बराबर हैं। अगर ये v से तो ये भी v से, ये 2 मीटर प्रति सेकंड से तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड से। बात समझ में आई? ये डायग्राम बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस दर्पण को हमने कितना, इस दर्पण का वेग 0 माना है, दर्पण को रुका हुआ माना है, तब याद रखना है ये। अगर आप ये नहीं याद रखना चाहते हो तो ये फार्मूला तो याद होगा ही, जो भी हमने लिखा था, Vm इज इक्वल टू VI प्लस VO बटा 2, ये फार्मूला तो याद रहेगा ही। अब सवाल देख लो आप, Vm 0 दे दे, यहाँ 0 रख दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। इतना तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइंड में कर सकते हो आप कैलकुलेशन। बात समझ में आई? चाहो तो ये याद भी रख सकते हो कि अगर दर्पण रुका हुआ है तो जो प्रतिबिंब का वेग होगा वस्तु के वेग के विपरीत होगा, वेग के विपरीत, इस दिशा में तो इस दिशा में। अब वेग के विपरीत मतलब दिशा बदल गई, बाकी परिमाण जो है वो बराबर होगा। ठीक है, इस डायग्राम को बना लो आप। ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है, यहां पर ये जो वस्तु है मान लो इस दिशा में गतिशील है, V से ये वस्तु है, तो जो प्रतिबिंब होगा, देखो अगर इस दिशा में है वस्तु गतिशील तो प्रतिबिंब होगा इस दिशा में, वस्तु इस दिशा में तो इसकी विपरीत ये वाली दिशा, तो प्रतिबिंब इस दिशा में गतिशील होगा। कितने से? V से। ये है I। कब? जब दर्पण क्या हो, रुका हो। तो एक डायग्राम ये भी बनेगा। तो अगर दर्पण रुका हुआ है और यदि वस्तु दर्पण के तल के लंबवत दर्पण से दूर v वेग से गतिशील है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर v वेग से गतिशील होगा, दर्पण के तल के लंबवत। कब? जब दर्पण रुका होगा। इसको भी बना लो। बना लिया? छोटे सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग केस 3 पे चलते हैं, है ना। ये केस 2 था कि जब वस्तु दर्पण के तल के लंबवत गतिशील हो। पहले छोटा सा सवाल करते हैं, सस्ता सा। ये एक दर्पण है, ये है वस्तु, इस दिशा में गतिशील है 2 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, तो प्रतिबिंब का वेग बताओ, प्रतिबिंब का वेग बताओ। 4 विकल्प, 2 मीटर, चलो मीटर प्रति सेकंड में है, समझ गए आप, आई कैप। दूसरा विकल्प 2g कैप। तीसरा विकल्प, वैसे इसको दूसरा करके इसको तीसरा कर दें, इसको चलो -2i कर लो, इसको कर लो -2j। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और ये वेग कितने में है? मीटर प्रति सेकंड में है। सवाल कहेगा वस्तु इस दिशा में दर्पण के तल के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है। अब आप जानते हो ये दर्पण रुका हुआ है, बोलेगा सवाल में दर्पण रुका हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर दर्पण रुका हुआ है तो जो प्रतिबिंब होगा विपरीत दिशा में इतने ही वेग से गतिशील होगा। अब यहाँ पे चाल बोलना चाहिए क्योंकि दिशा हम बदल रहे हैं, है ना।
तो ये भी कितने से, 2 मीटर प्रति सेकंड से। और ये वाली दिशा आप जानते हो आई कैप है, तो ये वाली दिशा भैया माइनस का आई कैप हो जाएगा, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई बस। या अगर ये फॉर्मूला, अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है कि अगर ये रुका हुआ है क्या है कैसा है, तो आप एक फॉर्मूला याद, वो तो याद ही होगा और याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला। और इस फार्मूले के साथ में ये भी याद होना चाहिए कि ये लंबवत वाली स्थिति के लिए है। लंबवत वाली स्थिति क्या, तल के लंबवत वस्तु गतिशील है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको 0 रख दो। ऑब्जेक्ट का वेग इस दिशा में है और ये दिशा हमने पॉजिटिव मान ली, ये वाली दिशा हमने पॉजिटिव मान लिया। और अगर ये दिशा पॉजिटिव मान लिया तो ये दिशा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दिशा पॉजिटिव। अब देखो फॉर्मूले में ये दिशा हमने पॉजिटिव मान लिया ना, तो VO का मान चिन्ह सहित रखेंगे प्लस। जिसका मान नहीं पता है आपको उसको ज्यों का त्यों रखो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा अपना माइनस लेकर, अगर दिशा विपरीत हुई तो। अगर इसका भी हमको परिमाण दिया होता तो यहाँ माइनस के साथ रखते। बात समझ में आ रही है? नहीं दिया है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब ये कितना हुआ, ये तो 0 गया और ये माइनस में जाएगा, तो VI कितना मिल गया, -2। और माइनस चिन्ह क्या बताएगा, दिशा। ये वाली दिशा वेग की, तो ये वाली दिशा प्रतिबिंब की। बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कर लो कॉपी। कॉपी किया? कॉपी किया क्या, कर लिया। इस दिशा में दर्पण गतिशील है। अगला उदाहरण है आपके सामने, जो VM है वो दिया है, चलो कुछ भी ले लो, अभी कैलकुलेशन ही तो सीख रहे हैं, 3 मीटर प्रति सेकंड से, और ये दर्पण इस दिशा में गतिशील है, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ, इसको सॉल्व करो आप। सवाल कैसे बोलेगा, एक वस्तु दर्पण के तल के लंबवत दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तथा दर्पण वस्तु की ही दिशा में 3 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है। वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व करो। अब आप जान गए कि ये लंबवत गतिशील है, इसलिए लंबवत वाला फॉर्मूला लगाओ जो कि होता है VM बराबर VO प्लस VI बटा 2। फार्मूला याद हो गया। हमने ये वाली दिशा को मान लिया पॉजिटिव, ठीक है। तो इस दिशा में जो भी मान रखोगे आप इस फॉर्मूले में वो प्लस के साथ रखोगे। VM इसी दिशा में है तो प्लस का 3 रखो। VO वस्तु भी इसी दिशा में गतिशील है, प्लस का 2 रखो। जो चीज़ें नहीं पता है उसका चिन्ह हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तिर्यक गुणा करो, 2 3 या 6 -2 = VI। तो यहाँ से जो VI मिला, 2 3 6 घट गया 2 4। इतना लिखना हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, अब आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सदिश, और सदिश है तो आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। +4 है, ऐसे लिख दो। ये प्लस चिन्ह क्या बताएगा, ये प्लस चिन्ह बताएगा डायरेक्शन को, दिशा को। प्लस चिन्ह क्या बताएगा, दिशा। और ये वाली दिशा हमने प्लस मानी है, और इसी ये प्लस आया मतलब प्रतिबिंब भी इसी दिशा में गतिशील होगा। ये प्रतिबिंब इस दिशा में गतिशील नहीं होगा, ये जो प्रतिबिंब है इस दिशा में गतिशील होगा भैया जी। कितने, 4 मीटर प्रति सेकंड से, 4 मीटर प्रति सेकंड से। ये डायग्राम भी बना लो, छाप लो। बात समझ में आया? कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ प्लस माइनस देखना। अगर ये माइनस आता तो इस दिशा में सवाल कर लेंगे, टेंशन ना लो। कॉपी करूं? कर लिया? अगला सवाल लो। अगला सवाल लो।
ये उदाहरण आपके सामने, इसको करो। वस्तु इस दिशा में गतिशील है, तल के लंबवत, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिख रहा है। तल के लंबवत दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है। सवाल में वो थोड़ा अच्छा लिखेगा, बोलेगा VO इज इक्वल टू 3I कैप। VO हो गया VI इज इक्वल टू -6I कैप। ये x दिशा में दर्पण के तल की ओर, ये भी दर्पण की ओर है। ये सवाल में देगा, पूछेगा भैया जी दर्पण का वेग बता दो। सवाल समझ में आ गया? कॉपी करें, कर लिया? ये लाइन लिख लो, ऐसे दे सकता है सवाल, ऐसे ही देगा। चलो, फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले में मान रखो चिन्ह के साथ, मतलब ये वाली दिशा हमने धनात्मक मान ली, तो इस दिशा में जो भी वेग होगा वो धन के साथ, और इसकी विपरीत दिशा में, मतलब ये प्लस तो ये वाली दिशा माइनस। Vm निकालना है, जो निकालना है उसकी दिशा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली दिशा हमने प्लस ली तो इसको +3, ये प्लस है फॉर्मूले वाला। अब रखना है मान आपको Vi का। अभी प्रतिबिंब इस दिशा में गति कर रहा है, सवाल बोल रहा है, और अगर हमने ये दिशा प्लस मानी है तो ये दिशा माइनस हो जाएगी, तो माइनस के साथ रखोगे, बटा का 2 लगाओगे। सॉल्व कर लो यार, सिंपल सी मैथमेटिक्स। ये माइनस कितना आया, -3 बटा दो। इतना समझ में आया? अब क्या, ये माइनस क्या बताता है? दिशा को, किसकी दिशा को? दर्पण के वेग की दिशा को, Vm की दिशा को। बात समझ में आ रही है? माइनस चिन्ह बताता है क्या? दिशा। अगर ये वाली दिशा हमने धनात्मक ली है तो ये वाली दिशा ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक वेग आ रहा है, मतलब दर्पण जो है इस दिशा में गतिशील होगा। बात समझ में आ रही? कितना से? 3/2। अब देखो हमने ये दिशा बता दी, तो अब तो ये परिमाण चिन्ह, परिमाण लिखेंगे। बात समझ में आई? अरे ये प्लस ये माइनस, तो अब हमने दिशा बता दी, तो ये जो दर्पण है ये 3/2 1.5 1.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल इस दिशा में गतिशील होगा। बात समझ में आ गई? कर लो कॉपी। कुछ भी नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। इतने भारी भारी सवाल करते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी सीख रहे हो, ऑब्वियसली सीखते समय तो ठीक है। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, डाउट आने वाला। कर लिया कॉपी? ये डायग्राम भी बनाया करो। एक छोटू सा सवाल कर लो। चलो इस दिशा में गति करा दें इसको। ये वस्तु है अपनी, 2 ही ले लो, 2 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। किसी समय t की हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी समय t पर देखें तो ये सिस्टम अपने को कुछ ऐसा दिखा कि जो वस्तु है इस दिशा में गति कर रहा था 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, दिशा में ये। अब ये जो दर्पण है ना, दर्पण एकदम ये इस वेग के लंबवत, ये वेग इस दिशा में, आपको लग रहा होगा -x एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। तो दर्पण एकदम इस दिशा में गति कर रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड से। सवाल ऐसे देगा आपको, VO देगा वो -2i कैप, Vm देगा वो -3j कैप, पूछेगा VI बता दे। बात समझ में आ गई या फिर चलो पहले इतना ही कर लो, पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया? आ जाओ। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI/2,
इस फॉर्मूले में आपके पास इतना कॉमन सेंस तो होगा कि भैया जी अगर ई वेग है, ई अगर वेग है, ये वेग, ये वेग, ये वेग, तो ये जो वेग हैं या तो एक ही दिशा में होंगे या विपरीत दिशा में होंगे, या तो समांतर होंगे या प्रति समांतर होंगे। इतना बात तो समझ में आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, खैर ये फॉर्मूला तो आप जानते हो लंबवत दिशा के लिए है, और अगर ये फार्मूला, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर ये फार्मूला लंबवत दिशा में है तो ये जो वेग होंगे लंबवत वाले ही होंगे। लंबवत मतलब अगर ये दर्पण है, ये वाली दिशा, ये जो दिशा मिली, इस दिशा के अनुदिश ये वेग होंगे, या इधर या इधर। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि अभी दर्पण आपको लग रहा होगा इस दिशा में, तो ये वाला दिशा जो का जो वेग है यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, बात समझ में आई ना। क्योंकि एक ही दिशा या जस्ट विपरीत दिशा, समांतर या प्रति समांतर दिशाएं यहाँ पे जोड़ी या घटाई जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तभी आपने देखा होगा जब आप एनएलएम पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एफबीडी पढ़ रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या मुक्त वस्तु रेखा चित्र। तो वहां पे हम लोग ये देख रहे थे ना कि वेगों को तोड़ रहे थे। याद आ रहा होगा आपको, बल को हम लोग तोड़ रहे थे, घटकों में तोड़ रहे थे। थोड़ा सा याद दिला दूं, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। मान लो mg नीचे लग रहा था, कोई बल इस दिशा में F लग रहा था थीटा कोण पे, मान लो कोई नॉर्मल रिएक्शन Fn ऊपर लग रही थी, है ना। तो हम करते क्या थे, इन सभी घटक में तोड़ते थे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। क्या हुआ आज ये, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इस फॉर्मूले में जो वेग के मान रखने हैं, वी ओ, वी आई, वी एम, वो एक ही रेखा के अनुदिश होने चाहिए, है ना। प्रति समांतर या समांतर, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, एक ही रेखा के अनुदिश। मैं आपको ये उदाहरण बता रहा था वहाँ से, जब हम लोग एफबीडी बना रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसको दो दिशाओं में तोड़ रहे थे, है ना, इस ऊर्ध्वाधर दिशा में और एक्स दिशा में। तो क्यों तोड़ रहे थे, क्योंकि एक ही दिशा में अगर हैं, या फिर अच्छे से बोलना हो तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि एक ही रेखा के अनुदिश हो, समांतर या प्रति समांतर हो, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, तो वहाँ पे हम एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेग दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिख रहा होगा कि इस दिशा में या फिर इस दिशा में ये वेग नहीं है, तो हम इस दिशा में या फिर इस दिशा में वेग निकाल लें इसका। ये वेग नहीं रखेंगे, दर्पण का जो वेग 3 है वो यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इस फार्मूले में जो दर्पण होगा वो इन दो वेगों के अनुदिश ही गतिशील होगा। बात समझ में आ गई, इन दोनों इस रेखा के अनुदिश, ये जो लंबवत रेखा होगी इसके तल के अनुदिश, उस लंबवत रेखा के अनुदिश ये दर्पण जो है वो गतिशील होगा। ठीक है, तो अब देखो ये इस दिशा में गतिशील है 3 से, ये कोण 90 है जानते हैं हम लोग, तो ये वाला घटक या ये वाला घटक लिखेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 cos 90, cos 90 होता है 0। इसकी बात करें तो ये भी 3 cos 90, इधर ले लो या इधर ले लो, दोनों कितना हो गए 0। मतलब दर्पण जो है इस दिशा में गतिशील नहीं है, इस दिशा में इसका वेग कितना है 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0। ये खास बात है, ये सवाल इसीलिए आपको दिया है ताकि यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जो दर्पण का वेग रखेंगे हम लोग इस फार्मूले में, ये वेग किसके अनुदिश होगा, ये जो तल के लंबवत है उस दिशा में गतिशील होगा दर्पण, तो रखेंगे। बात समझ में आ गई। अब आप सॉल्व कर लो, अब तो कर ही लोगे आप। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता था इसीलिए सवाल लिया है। VO का वैल्यू, अब देखो ये वाली दिशा हमने पॉजिटिव मान ली, हर बार वही दिशा पॉजिटिव मान रहे हैं, तो अगर ये वाली दिशा हम पॉजिटिव मान लेंगे तो ये दिशा हम पॉजिटिव मान लिए, तो ये वाली नेगेटिव हो गई। मतलब यहाँ पे -2 रखेंगे,
प्लस वी आई नहीं पता है तो उसको आप ऐसे रख दो, फॉर्मूले में ज्यों का त्यों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। कहीं मैं बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया? अरे नहीं, अभी बहुत जगह। अब चलो तिर्यक गुणा कर दो, ये 0 हुआ, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब वी आई कितना मिला अपने को, प्लस का 2। +2 क्या बताता है? दिशा। हमने प्लस दिशा ये वाली मानी थी, तो ये जो प्रतिबिंब होगा इस दिशा में गतिशील होगा 2 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, मतलब जो इमेज का वेग हो, प्रतिबिंब का जो वेग होगा इमेज का, ये इस दिशा में है x, ऐसे बोल दें या 2i कैप बोल दें, कर लो कॉपी। सिंपल सी बात है ना भाई, है ना? इस वेग से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बस। तो ये दूसरे पार्ट के लिए बस इतना ही था। दोनों केस हम लोग देख लिए। पहले वाले केस में देखे कि जब वस्तु दर्पण के तल के अनुदिश या समांतर गतिशील हो, तो वहाँ पे हमने सीधा सीधा कहा कि जो प्रतिबिंब का वेग होगा वही वस्तु का वेग होगा। वस्तु का वेग होगा, दर्पण चाहे किसी भी वेग से किसी भी कोण पर गतिशील हो, किसी भी दिशा में गतिशील हो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वस्तु का वेग होगा वही प्रतिबिंब का वेग होगा। और इस वाली स्थिति में फार्मूला लगाना है, और इस फार्मूले में भी ध्यान रखना इन सभी के मान चिन्ह सहित रखने हैं। ठीक है, चिन्ह कैसे देखेंगे? दिशा देखकर। और ये चूंकि तल के अनुदिश लगा रहे थे, ये जो फॉर्मूला एक लाइन में फिर से बोल दूं, ये जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे दर्पण के तल के लंबवत के लिए लगा रहे थे, इस दिशा के लिए, इस रेखा के अनुदिश लगा रहे थे, दर्पण के तल के लंबवत। तो दर्पण अगर इस दिशा में गतिशील है या इस दिशा में गतिशील है, मतलब इसके लंबवत, इन वेग के लंबवत, तो उसका वैल्यू 0 होगा। क्योंकि वेग तो इस दिशा में लेंगे तो इस दिशा में वेग उसका दर्पण का 0 होगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग तीसरा केस लेंगे, दर्पण के सामने वस्तु किसी कोण पर गतिशील है। तीसरा केस क्या है कि जो वस्तु है दर्पण के सामने किसी कोण पर गतिशील है। ये वस्तु है ओ, ये किसी कोण थीटा पर v वेग से गतिशील है। बात समझ में आ रही होगी आपको डायग्राम से मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका वेग बताना है। अब इस दिशा में गतिशील है किसी कोण पे। ठीक है, ये कोण कहाँ से लिया गया है? तल के जो लंबवत रेखा है वहां से। आप इस स्थिति के लिए अनुदिश से भी बोल सकते हो, क्षैतिज से बोल सकते हो। यहां पर अभी दर्पण को हम रुका मान लें, चलो स्थिर मान लें। इसको सवाल से ही कर लें, उदाहरण से कर लें। इसको स्थिर मान ले रहे हैं इस वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट है ये। आप केस तीसरे केस में क्या लिखोगे कि जब दर्पण के सामने रखी वस्तु किसी कोण पर गतिशील हो। ये आपकी हेडिंग है और इसका ये पहला वाला पार्ट है। ये डायग्राम बना सकते हो आप। इस वाले पार्ट में हमने दर्पण को स्थिर माना है, दर्पण के वेग को कितना लिया है? 0। दर्पण रुका हुआ है। बात समझ में आ गई? हेडिंग लिख लिया, ए पार्ट में ये लिखो, आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, अगर दर्पण रुका हुआ है, अब आपको ये लग रहा होगा कि पहले दोनों पार्ट में हम लोग ये देखे हैं
कि जो वस्तु है वो दर्पण के तल के लंबवत गतिशील थी या दर्पण के तल के समांतर गतिशील थी। अब यहाँ से आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि इस वेग के जो दो घटक होंगे, एक घटक तो तल के लंबवत मिलेगा, दूसरा घटक तल के अनुदिश मिलेगा। ये अगर थीटा है तो ये v cos थीटा होगा, अभी घटक निकालना सिखाए हैं आपको। ये होगा v sin थीटा। आपको पता चल गया होगा घटक निकालना क्यों सिखाया है आपने। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। जैसे आप याद करो, जब हम लोग प्रक्षेप गति पढ़ रहे थे तो प्रक्षेप गति को हमने कहा कि प्रक्षेप गति जो है दो अलग अलग गतियों का योग है। जैसे वहां पे हम एक पत्थर किसी कोण थीटा पे फेंक रहे थे, है ना। आप थोड़ा सा तुलना करो इन दोनों की, एक जैसे ही है। वहां पे हमने इसका v cos थीटा लिया, ये वाला घटक हमने लिया v sin थीटा। फिर हमने क्या कहा कि ये जो प्रक्षेप गति है वास्तव में इस क्षैतिज गति, इसको हम क्षैतिज गति बोलेंगे, क्षैतिज, और इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर। फिर हमने क्या कहा कि ये जो प्रक्षेप गति है ये वास्तव में क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति का योग ही तो है ना। इस वाली गति को दोनों को जोड़ रहे थे तो ये प्रक्षेप गति मिल रही थी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। अगर ये थीटा कोण पे गति कर रहा है तो वास्तव में हम इस वाले वेग की गणना कर लें और इस वाले वेग की गणना कर लें। इन दोनों के लिए ये इसका परिणामी ही तो होगा, ठीक है। तो हम जैसे प्रक्षेप गति का अध्ययन कर रहे थे, क्षैतिज समीकरण लगा के, ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण लगा के दोनों को सॉल्व करते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक स्थिति में ये वाले वेग को की गणना करेंगे अब, और एक स्थिति में ये वाला। ये जो प्रतिबिंब होगा ये हटा दें हम। अगर मान लेते हैं, अभी हमको तो पता नहीं है कि किस दिशा में ये गति करेगा, अभी हम निकालेंगे। हम मान लें कि अगर इस दिशा में ये गति करेगा, कितने वेग से करेगा आपको नहीं पता है, कितने कोण पे करेगा हमको नहीं पता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, भी टेंशन ना लो। तो इस दिशा में ये गति, मान लो इस दिशा में ये गति कर रहा है वी आई, और ये अल्फा कोण पे, तो ये कितना होगा वी आई कॉस अल्फा, और ये वाला घटक जो होगा ये होगा वी आई साइन अल्फा। और फिर इन दोनों का हम परिणामी ले लेंगे। हम सदिश में दो सदिशों का परिणामी लेना जानते हैं, तो इन दोनों का जब हम परिणामी ले लेंगे तो वी आई आ जाएगा, जो कि हमको निकालना है। बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, जब ये वस्तु किसी कोण पे गतिशील है तो इसको हम दो अलग अलग स्थिति में तोड़ दें। पहले वाली स्थिति अनुदिश, तल के अनुदिश, दूसरी स्थिति तल के समांतर। बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम दो भागों में तोड़े। पहली स्थिति क्या है, समांतर। समांतर समझ गए आप, पूरा लिखना, तल के समांतर। किसके समांतर, तल के समांतर, दर्पण के तल के समांतर। तो कुछ ऐसा होगा, अगर ये दर्पण था, यहां पे ये वस्तु थी, इस दिशा में ये कितने कोण से गतिशील है, वी साइन थीटा से। बात समझ में आ रही है। दर्पण तो रुका हुआ है, वीएम कितना है, 0। अब याद करो, अगर समांतर या अनुदिश दिशा में अगर वस्तु गतिशील है तो प्रतिबिंब का वेग भी तो उतना ही होगा। पहले वाले कॉन्सेप्ट में यही तो पढ़ा हमने। अगर ये वी साइन थीटा है तो ये भी वी साइन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये रुका है। अच्छा, ये रुका हो या किसी भी कोण पे किसी भी दिशा में गतिशील हो, इससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये तो हमेशा जितना होगा उतना ही होगा, अनुदिश वाली स्थिति। मतलब ये वाला वही घटक हमको पता चल गया कितना, वी साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ पे v1 साइन अल्फा माना था, वो कितना मिला अपने को, ये v1 नहीं था, सॉरी vi था। vi साइन अल्फा जो माना था हमने, वो कितना मिला, v साइन थीटा। बात समझ में आ गई। और यही इसी का जो दूसरी स्थिति क्या है, लंबवत स्थिति।
लंबवत किसके? तल के लंबवत, ध्यान रखना यहाँ पे नहीं आएगा। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया। लंबवत वाली देखते हैं। ये कौन सी स्थिति हम लोग पढ़ रहे हैं? लंबवत वाली। हमने उसको दो भागों में तोड़ दिया, तल के लंबवत, ध्यान रखना। बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि गलती ना हो, है ना। क्योंकि फिर लंबवत वाली स्थिति कहीं ये लंबवत ना मानो आप, क्योंकि अगर इस रेखा के लंबवत बोलते हैं ना, वेग जो घटक होते हैं वो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्थिति से बदलते रहते हैं, इसलिए अब इस दिशा में ये कितने वेग से गतिशील था? v cos थीटा। अब हम जानते हैं, याद करो, अगर दर्पण जो रुका हुआ होता था तो प्रतिबिंब का वेग भी इतना ही तो होता था। पीछे से हम लिख सकते हैं v cos थीटा। मतलब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो vi वहां उस डायग्राम में vi cos अल्फा माना था हमने, वो कितने के बराबर है? vi cos अल्फा किसके बराबर है? v cos थीटा के। और इसके पहले वाले पार्ट में जो vi sin अल्फा था वो किसके बराबर था? v sin अल्फा के, सॉरी थीटा के। ठीक है, मतलब अब इस वाले डायग्राम में इसकी जगह पे हम क्या लिख दें? यही वाला वेग v cos थीटा, और ये इसकी जगह पे क्या लिख दें? v sin थीटा। और अगर ये v cos v sin थीटा होगा तो ये v हो जाएगा इनका परिणामी। परिणामी कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट में इसका स्क्वायर इनके बीच का कोण cos 90, वो जीरो हो जाएगा। ये स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, v स्क्वायर तो मिलेगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, v स्क्वायर रूट से बाहर भी। अगर ये v है तो ये थीटा था, तो ये भी तो थीटा हो गया। मतलब सेम वही स्थिति मिल गई अपने को। अगर दर्पण रुका हुआ है तो अगर वस्तु इस दिशा में v वेग से गतिशील है थीटा पे, तो प्रतिबिंब इस तरफ गतिशील होगा थीटा से। ये वाला v cos थीटा v sin थीटा से। कर लो कॉपी कर लो जल्दी से। फिर हम एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, आपको वहाँ से अच्छे समझ में आ जाएगा। ये भी वैसे समझ में आना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। यहाँ पे कॉस साइन हो सकता है आपको परेशान कर रहा। एग्जाम्पल ले लो। ये थीटा मान लो 30 अंश दिया है और ये v दिया है 4। एक वस्तु है, मुझको लिखना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, चलो ये सवाल है आपके सामने। ये वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड से 30 अंश के कोण पे गतिशील है। आपको निकालना है प्रतिबिंब का वेग। प्रतिबिंब का वेग तो आप क्या करोगे? इस v का ये वाला घटक लो, v परपेंडिकुलर, लंबवत का चिन्ह है ना ये, और ये वस्तु के लिए है। ये कितना मिला आपको? ये वाला v cos लंबवत, मतलब तल के लंबवत वाला, cos 30 कितना? √3/2 2√3। ये वाला वेग कितना मिला इसको? 2√3। अब इसी प्रकार v परपेंडिकुलर, ये समांतर, ये परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल है, अनुदिश पैरेलल। ये वस्तु की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ये कितना मिलेगा? 4। ये वाला साइन में जाएगा ना, कितना मिला? 2। अब मतलब ये वाला वेग कितना है? तो अभी दर्पण को हमने रुका हुआ माना है, तो अब ये जानते हो कि अगर दर्पण रुका हुआ है तो अगर इस वेग, चूंकि ये वाला वेग तो बदलने से रहा,
ये तो 2 ही होगा। हम क्या करेंगे, उसी डायग्राम में एक बार समांतर वाले के लिए लिख दो, एक लंबवत वाले के लिए लिख दो। क्योंकि ये रुका हुआ हो या गतिशील हो, समांतर वाले के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 2 है 2 ही रहेगा। और अगर ये रुका है तो इसी वेग के बराबर, इसी वेग के परिमाण के बराबर इस दिशा में हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 2√3। ठीक है। अब चूंकि अपने को इन दोनों का परिणामी निकालना है, चूंकि परिणामी वेग निकालना है, इतना कॉपी कर लो। चलो इसी में लिख देता हूँ, ये भी आई है। आई मतलब प्रतिबिंब का वेग, परिणामी। चलो परिमाण की बात कर लें, फिर हम दिशा भी देख लेंगे। तो यहाँ पे 2 सदिशों का परिणामी कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर, इन दोनों का परिणामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैं बहुत बेसिक से लिख रहा हूँ, नहीं तो आप तो सीधा सीधा बता दोगे, वही बात तो है, ये सीधा 4 आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 2, ये 2√3, तो ये परिणामी 4 ही होगा, क्योंकि इनका परिणामी 4 ही तो आया है। मैं थोड़ी कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा आपको। 2√3, इनके बीच का कोण 90, कॉस 90, कॉस 90 0 होता है। ये पिक्चर से हटा दो, ये 0 हो गया। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ 4, इसका स्क्वायर 4 और 3 12, 12 4 16, 4 आ गया ना 4। आप वैसे भी जानते हो, वही बात तो थी। तो जो प्रतिबिंब का वेग का जो परिमाण हुआ वो कितना हुआ, 4। यहाँ पे वस्तु के वेग का परिमाण कितना दिया था, 4। अब आप एक चीज और चेक करना चाहोगे, ये 2√3 था कि ये जो थीटा है, ये कोण यहाँ पे थीटा जो बना रहा था, अभी ये क्या थीटा पर ही जाएगा कि किसी कोण अन्य कोण पे जाएगा। मतलब ये कोण बदलने वाला है कि वही कोण रहेगा। पीछे डेरिवेशन हम ये कर चुके हैं कि थीटा आया था, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, इतना कर लो कॉपी। पुरानी बातें हैं, वही बार बार पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हमको tan अल्फा लिखना हो तो tan अल्फा क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। देखो सदिश का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सदिश को एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरी जगह पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। तो इस 2 को उठा के हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, वही दिशा थी। तो अब इसका परिमाण 2 है, दिशा ये। तो tan अल्फा लगाएं तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 2, आधार है 2√3। तो इसका tan अल्फा कितना हुआ, लंब बटा आधार 1/√3। तो अल्फा कितना मिला, 30 अंश। देखो अभी भी आ रहा है, यही तो अपना थीटा था। और पीछे वाले डेरिवेशन में हम ये आपको दिखाए भी थे कि ये थीटा, तो ये भी थीटा आ रहा था, यहाँ से भी आ गया। कर लो कॉपी, ये सारी चीज़ें कॉपी कर लो। और चाहो तो ये याद भी रख सकते हो, याद हो ही जाता है प्रैक्टिस करके, है ना, याद हो चुका है आपको। क्योंकि ये समांतर है तो वही रहेगा, और अगर ये रुका है तो ये वाला ये इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कर लो कॉपी, कर लिया। ये केस तो सिंपल सा था। अभी यहाँ पे हम दर्पण को भी कुछ वेग दे दें। दर्पण रुका हुआ नहीं है, चलो बाकी चीज ये वही रखो। दर्पण का वेग ले लो कितना, ये इस दिशा में कितना है 2√3, तो घटाने में ताकि अच्छा भी लगे 4√3 ले लो, जोड़ने या घटाने में 4 2 जा, चलो ठीक है 4√3 ले लो। और ये वाली दिशा ले लो, ये वाली दिशा ले लो ना, विपरीत दिशा होगा, थोड़ा सवाल अच्छा बन जाएगा। अब अगला सवाल है ये, वस्तु v वेग से गतिशील है, v दिया है आपको 4 मीटर प्रति सेकंड, 36 से 30 अंश का कोण बना रहा है, या फिर दर्पण के तल के लंबवत जो दिशा है उससे 30 अंश का कोण बना रहा है। दर्पण इस दिशा में गतिशील है 4√3 से। आपको बताना है प्रतिबिंब का वेग। कॉपी करो और आंसर निकालो।
आप जब इस स्थिति को देखोगे तो सीधा जान जाओगे भैया जी ये जो है ये दो अलग अलग स्थितियों का योग है, मतलब ये लंबवत वाली और ये अनुदिश वाली। तो इसके जब घटक करोगे आप तो ये v cos 30 अभी किए हो आप 2√3 आया है, और ये v sin 30 2 आया। मतलब वस्तु का तल के लंबवत दिशा में वेग 2√3, असमांतर कितना 2। अब यहाँ आप एक चीज तो बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि ये वाला वेग तो 2 ही होगा, ये वेग नहीं पता आपको, ये वेग अभी हम निकालेंगे, लेकिन समांतर वाले वेग को तो आप बता सकते हो कि 2 ही होगा। आपको इसके वेग को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये इस दिशा में v वेग से गतिशील है तो ये भी v से गतिशील होगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। ये तो समांतर के लिए आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस लंबवत वाली स्थिति के लिए सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो लंबवत में फॉर्मूला जानते हो आप, Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI बटा 2, ठीक है। इस दिशा को हमने पॉजिटिव मान लिया। अगर इस दिशा को पॉजिटिव मान लिया तो ये वाली दिशा नेगेटिव हो गई, तो Vm इसी दिशा में है, मतलब माइनस का होगा 4√3। VO उस दिशा में है, ये वाला लंबवत के लिए अब कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन, तो ये प्लस का हो जाएगा। जो नहीं पता है उसको आप ज्यों का त्यों रखो, कैलकुलेशन ये है और कुछ भी नहीं है। 3 गुणा करो 4 दूनी 8, ये जाके ये भी जुड़ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। तो VI कितना मिलेगा, माइनस का 10√3, ये हुआ 4 दूनी 8, ये गया -10। ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, दिशा। ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, दिशा। मतलब ये वाली दिशा हमने पॉजिटिव मानी है तो ये वाली दिशा हो गई नेगेटिव। तो इस दिशा में ये गतिशील होगा कितने से, -10√3 से। हो सकता है अगर ये प्लस आता तो इस दिशा में गतिशील होता। इतना क्लियर हो गया आप। अब हमको ये VI जो मिला है ये लंबवत वाली स्थिति के लिए मिला है, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो, ये लंबवत का चिन्ह है ना परपेंडिकुलर का। तो अब यहाँ पे आपको ये V परपेंडिकुलर मिल गया और V पैरेलल जानते हो आप इमेज के लिए, प्रतिबिंब के लिए, ये तो 2 ही होगा उसी दिशा में। अब आपको निकालना क्या है, VI का परिमाण, ये निकालना है आपको। आप जानते हो कि 2 सदिशों का परिणामी उसके 20 से जाता है। ये 2 अगर सदिश हैं तो इनका जो परिणामी निकालना है ये 20 से जाएगा, जिसको हमने VI मान लिया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, इनके बीच का कोण थीटा। तो उतना कॉपी कर लो, फिर सॉल्व कर लो। a की जगह 2 रखो, a² + b², इसकी जगह -10√3 रखो, प्लस 2ab cos थीटा, इनके बीच का कोण 90, cos 90 0। सॉल्व कर लो। आपको पैरेलल वाली कंडीशन के लिए तो सीधा लिख दोगे, लंबवत वाली स्थिति के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहाँ पे चिन्ह रखना पड़ेगा। चिन्ह देखोगे आप दिशा से, चिन्ह देखोगे आप दिशा से। आर का फॉर्मूला लिखा हमने ना, a² + b² + 2ab cos थीटा, a² + b² प्लस 0 लिख दें डायरेक्ट, क्योंकि 2ab cos थीटा और cos 90 0। ये हुआ 4, ये कितना हुआ 10 10 100 गुणे 3 300, 304। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये देखो ये 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील था, तो ये 4 नहीं आया इस बार। क्यों, क्योंकि इस बार दर्पण का भी कुछ वेग है। अगर दर्पण रुका होता तब ये 4 था, तो ये 4 था। अगर दर्पण रुका हुआ नहीं है, गतिशील है, तो ये बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो VI मिला कितना मिला अपने को, इतना, ठीक है।
अब ये वाला कोण भी निकालना है आपको। उस वाली स्थिति में तो ये दोनों कोण बराबर आ गए थे, अल्फा माना हमने अल्फा बराबर थीटा, क्या यहाँ भी आएगा बराबर? तो इसके लिए हम लोग tan अल्फा ले लें। tan अल्फा लंब बटे आधार, ये लंब कितना होगा 2, चूंकि इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट मानोगे आप तो 2 हो गया। आधार कितना है 10√3, परिमाण की बात कर रहे हैं, माइनस चिन्ह नहीं लेना है। तो ये कितना मिला 1/5√3। अब यहां से जो अल्फा मिलेगा वो tan इनवर्स 1/5√3। देखो tan इनवर्स 1/5√3 तो नहीं पता है हमको कितना होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि 30 नहीं होगा। थीटा अल्फा यहाँ से 30 नहीं होगा, क्योंकि tan अगर 30 होता तो ये कितना 1/√3 आना चाहिए था, ये 5 आ गया, इसलिए ये बराबर नहीं होगा थीटा के। बात समझ में आ गई? ये भी कर लो कॉपी। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर ये दर्पण गतिशील है और स्पेशली तल के लंबवत की ओर गतिशील है, लंबवत दिशा में, ठीक है, तो इसका वेग जो है इसके वेग के बराबर नहीं आएगा, और ये जो थीटा था ये अल्फा आपस में बराबर नहीं होगा। कर लो कॉपी। कर लिए हमने लगभग सारे पार्ट।